आज है भाषा विज्ञान की हमारी तीसरी क्लास। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपरेशन और टीजीटी, पीजीटी के रिवीजन क्लास। तो भाषा विज्ञान की क्लास ज़रूर देख लेना पूरी। अगर आपने नहीं देखी तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो पेपरों में बनते रहते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट नए पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से माना जाता है? देवनागरी लिपि के बारे में हमने कल की जो क्लास थी उस काफ़ी कुछ पढ़ा था, कहाँ से इसका विकास हुआ, कैसे-कैसे विकास हुआ, इसके बारे में जितने भी जो परिभाषाएँ थी, है ना? उन सबको हमने पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया है। अब थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग है, वो गुजरात से माना जाता है, ध्यान रखना। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ठीक है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि और जो रोमन लिपि है, ये किस भाषा की लिपि है? तो ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है, ये ज़रूर याद रख लेना। रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। भाषा की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं? ये सत्य और असत्य में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन-सा भाषा के बारे में सही है या कौन-सा गलत है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है यानी कि भाषा का स्वरूप है वो बदलता रहता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, ये सामाजिक संपत्ति होती है, ठीक है? भाषा किसी की पैतृक संपत्ति थोड़ी है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है। जैसे हमें कोई भाषा जब तक नहीं आती और हम उसे जब सीखना शुरू करते हैं तो हमें वो बहुत कठिन लगती है। लेकिन जैसे-जैसे हम उसे सीखते जाते हैं, है ना? जैसे छोटा बच्चा होता है जब हम उसे पढ़ने के लिए बिठाते हैं, मान लीजिए हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो पहले एबीसीडी सीखता है, एएनआर सीखता है। लेकिन जब वो पूरा पढ़ना सीख जाता है ना तो उसे वो भाषा बहुत सरल लगने लग जाती है। तो इसीलिए इसको याद रखना पॉइंट को कठिन से सरल की ओर होती है और भाषा परंपरागत होती है ना, ऐसा नहीं है कि भाषा अपना मॉडर्न रूप बदलती रहती है, ये परंपरागत है जो चलती रहती है। ये विशेषताएँ आप याद रखिएगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन नामक जो ग्रंथ है, ये किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ठीक है? सारे अनुच्छेदों को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने भाषा विज्ञान के 1000 प्रश्नों वाली सीरीज को नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लेना, उसमें पूरा कंटेंट है। ठीक है? वहाँ से आपको पता चल जाएगा, सब कुछ 343 से 351 तक हमारी राजभाषा का वर्णन है और इसमें किसमें क्या है अनुच्छेद में ये बताया गया है। राजभाषा आयोग 1955 में बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खैर थे, बीजी खैर के नाम से जिनको जाना जाता है। सारे आयोग मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाए थे। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो स्वेनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये है इतिहास। हिंदी किस परिवार से संबंधित है? तो ये भारोपीय परिवार से संबंधित है। हिंदी के अतिरिक्त कौन-सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अलावा मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये पश्चिम उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियाँ कौन-कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, ये याद रखना और पाँचों में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी का नाम आता है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है और इसकी 3 बोलियाँ हैं पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जब हम भाषा लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ये शुद्ध और अशुद्ध में पूछा जाता है। बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। मगही और भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है? बिहारी की 3 उपबोलियाँ हैं, 3 उपभाषाएँ हैं, मगही, भोजपुरी और इसके अलावा तीसरी है मैथिली। ये कौन-सी है? मैथिली है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, ठीक है? उस समय की ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जिन्हें वो 28-29 नवंबर को 1953 में जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की गई थी। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ये संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है।
हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार की बोली है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएँ हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में? तो ये मैथिली भाषा में मिलती हैं। नागार्जुन की भी मिलती है, मैथिली में उनकी भी 1-2 रचनाएँ मिलती हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो है फैसला कर लिया गया था। ओकार बहुला कौन-सी बोली मानी जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली ओकार बहुला में आते हैं। सारे जितने भी बहुला है ना वो मैंने पढ़ा दिए हैं वैसे, है ना? यहाँ पर वन लाइनर में आप एक टेस्ट रूप में अगर आपने वो क्लास देखी है तो पता चल जाएगा कि आपको ये प्रश्न बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ये कल हमने बताया था कि मध्यकालीन जो आर्य भाषाएँ हैं, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का नाम आता है और पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है? ईस्वी तक जब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो ये प्राकृत का समय माना जाता है, ठीक है? ये प्राकृत का समय माना जाता है और 500 से 1000 तक, ठीक है? 500 से ईस्वी और ईसा पूर्व याद रखना है, 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना जाता है, ये याद रखना और 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रही है हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का समय माना जाता है। कौरविक किस बोली का अन्य नाम है? तो ये खड़ी बोली का अन्य नाम है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 है। मारवाड़ी किस भाषा की बोली है? तो ये राजस्थानी है। राजस्थानी की 4 बोलियाँ हैं राजस्थानी की, याद रखना। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य का अध्ययन किया जाता है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। राजस्थानी भाषा की उपबोलियाँ कौन-कौन सी हैं? तो 4 है, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। खड़ी बोली किस-किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये क्षेत्रों के नाम पूछे जाते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली और गाजियाबाद में बोली जाती है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? तो ये होती हैं ट, ठ, ड, ढ, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ठीक है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, क से लेकर म तक। क से लेकर म तक और उसमें जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं यानी कि हमारे मुख के किस भाग को ये छूती हैं बोलियाँ, ध्वनियाँ, उसके अनुसार इनको बाँटा गया है। अवधि बोली का क्षेत्र कौन-सा है? तो अवधि बोली फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में बोला जाता है। हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं? तो 5 हैं। ये पाँचों एक बार यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 हैं। हिंदी की मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम कहते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, ठीक है? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की जो भाषा थी वो कौन-सी थी? तो अरबी फ़ारसी थी। मुस्लिम शासकों के समय में भारत की संपर्क भाषा कौन-सी है? तो ये हिंदी है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो ये ब्राह्मण शाखा से हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतन लाघव का अर्थ क्या है? तो ये उच्चारण की सुविधा, ठीक है? भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतन लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन-सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश था, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी ये इसका समय है और इससे ही हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उनका विकास माना जाता है। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, ठीक है? केवल और केवल अगर लघुत्तम पूछ लिया जाए भारत की परिभाषा की लघुत्तम इकाई कौन-सी है? तो वर्ण होती है। लेकिन लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक भी होनी चाहिए तो ये शब्द होती है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये संस्कृत भाषा से आए हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो ये खड़ी बोली है, ठीक है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो बोली है वो खड़ी बोली है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ये मैथिली भाषा में रचित हैं और इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है इनकी पदावली के कारण ही। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक करता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और हिंदी साहित्य का फ्री कोर्स, पूरा कोर्स फ्री में आपको करवा रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख लीजिए। आपको शुक्ल जी, नगेंद्र जी, इतनी सारी किताबों को पढ़ने से बच जाओगे। बहुत ही गहराई से उन नोट्स को तैयार किया गया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। और ये सारे जो आप वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं, इसी प्रकार के 5000
5000 वन लाइनर प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो 99 रुपए में आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ठीक है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं, देखो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन पूरा बैच हमारा चल रहा है और केवल 999 रुपए, और इसमें बहुत कुछ करा दिया गया है, क्लासेस चल रही हैं डेली, आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किससे होता है, तो वस्तुनिष्ठ शैली से होता है। पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है, तो ये संवाददाता बनाता है, ठीक है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है, तो सत्यता और नवीनता होता है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है, तो रिपोर्टर करता है, ठीक है। डेस्क के लिए समाचारों की जो आपूर्ति वो रिपोर्टर करता है, क्योंकि रिपोर्टर है जो वो घूम घूम करके गली गली शहर शहर क्या लेके आता है, समाचार लेकर के आता है, तब उन्हें दिखाया जाता है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, अगर आप भी इच्छा रखते हो कभी आगे रिपोर्टर बनने की, है ना, तो सहज बुद्धि और अपनी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है, तो सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना इसका प्रमुख प्रयोजन है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है, तो गर्म समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है, श्रृंगार रस। अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचम अक्षर को अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। वर्ग का पंचम अक्षर यानी कि ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, ये और इसके अलावा ये और न और म, कि ये जो होते हैं ये 5 होते हैं अनुनासिक व्यंजन। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक को क्या कहते हैं, तो विज्ञापन कहा जाता है। खसखुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की है, तो नेपाल की राजभाषा का नाम है खसखुरा या गुरखाली। कोई भी बोली है भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है, सरल और सहज हो जाती है, ठीक है। व्यवहार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है, जिसे दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे। ईसाई मिशनरियों का जो प्रधान केंद्र वो कहाँ था, श्रीरामपुर था। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे होता है, तो जीविकोपार्जन से होता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है, तो ये अध्यात्म परक है। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है, तो ये कच्चायन का नाम आता है, ठीक है। कच्चायन का। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ये अप्राकृत भाषाओं से हुआ है। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या है, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना, ये खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार है, ठीक है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, उसके प्रस्तावक कौन थे, तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त होता है, जो पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाती है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरण ढांचे में किस भाषा से काफी समानता रखती है, तो ये बांग्ला भाषा से रखती है। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र कौन से हैं, कुमाऊनी जहाँ पर बोली जाती है ये पहाड़ी बोली में शामिल है, पहाड़ी भाषा की है। और इसमें रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर यहाँ पर बोली जाती है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं, वे सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से किए जाते हैं। अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है, तो ये तद्भव बहुला है। अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो तद्भव बहुला है। अनेक संशोधन कमीशन के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी। इसका मूल कारण क्या है, अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण, ठीक है। इतने सारे संशोधन किए गए, इतने सारे कमीशन बिठाए गए, है ना, देवनागरी में और सुधार करते गए, लेकिन फिर भी ये परिपूर्ण नहीं हो पाई है। इसका मूल कारण है क्योंकि ये आक्षरिक है, और आक्षरिक होने के कारण इसको कठिन भी बताया जाता है। लिपियों का सही विकास क्रम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये 344 ए के आधार पर की गई थी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है, तो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है, तो 6वीं शताब्दी से माना जाता है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में किसकी सक्रिय भूमिका रही है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। किसने कहा है कि मध्य युग की स्थापत्य शैली नागर के नाम पर नहीं
नागर के नाम पर नागरी पड़ा है, तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो ये महात्मा गांधी के सुझाव पर की गई थी। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। लाश, कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम बहादुर, जाजिम, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे, जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है। ठीक है, ये इस तरह से सारे अनुच्छेदों को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। इससे इसके आगे वन लाइनर जितने भी हैं मैं करा चुकी हूँ, और मैं आपको एक क्लास इसकी भाषा विज्ञान की 1-2 क्लास एमसीक्यू टाइप और करा दूँगी, पीवाईक्यू जितने भी आए हैं, है ना? ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। केवल और केवल ₹999 में बैच चल रहा है ना? जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हिंदी साहित्य का फ्री कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर करवा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 5000 वन लाइनरों की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जाकर के ले सकते हैं एप्लीकेशन से, केवल और केवल 99 में। पूरे हिंदी साहित्य के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 रुपए में आपको एप्लीकेशन से ई बुक है जो आपको मिल जाएगी। घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इनकी कीमत है भाई ₹650। अगर पूरे हिंदी साहित्य के नोट्स आप लेना चाहते हैं तो घर पर मंगवा सकते हैं।